नंगा करके मारते थे, मतलब ये चमड़ी तक उधार दी थी, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। जब मैं जेल पहुंचा तो मुझे आज भी याद है कि मैं जेलर के पैर पकड़ के रो रहा था कि मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो। उस वक्त हालत ऐसी हो गई थी, वो मुझसे कुछ भी लिखवा सकते थे, मैं लिखने को भी तैयार था, एक गिलास पानी के लिए भी। फेमस का जो तमगा है वो दिया गया है। हर 1-2 साल बाद शायद अल्लाह आजमाइश लेता है और अल्लाह ही बाहर निकालता भी है। 3 बार जेल गया हूँ और 500 दिन 500 डेज़ जेल में रहा। उस दिन बकरीद के दिन खाना नहीं बना, लेकिन कोई भी पूछने नहीं आया कि 68 लाख रुपए के चक्कर में 68 लोग मर जाते हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके सामने अगर जुल्म हो रहा हो तो आप भी गुनाहगार हो, तो आपको तो बोलना ही बोलना है। आप यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, आप यहाँ से 20 किलोमीटर जाइए, किसी को डिलीवरी होनी है रात में, तो कहाँ जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो बंद रहेगा। इस 10 बजे रात में खुला रहेगा? नहीं खुला रहेगा। 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं रहता। असलियत में बता दूं, कोई डॉक्टर नहीं रहता है, नर्सेस या फार्मेसिस्ट उसको चला रहे होते हैं। एक बेड के लिए तरसना पड़ेगा और रात में जूनियर डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहेगा। तो मैं जिंदा बच गया 5 दिन भूखा प्यासा रहने के बावजूद भी। से लोग जेल गए, 10-10 साल जेल रहे और बहुत से लोगों को मार भी दिया गया, किसी को पता भी नहीं है। और मैं तो उस वक्त बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह की कुछ रहमत हो कि बस दुआ करूँगा कि किसी को ना जेल जाना पड़े। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और फ्रेम में आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो मेरे ख्याल में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आई हार्टली वार्म वेलकम यू ऑन फिक्र नज़र। हेयर वी हैव विद अस डॉक्टर कफील खान who needs actually no introduction, जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मैं फिक्र नज़र की इस ख़ास पेशकश गुफ्तगू में आपका बहुत इस्तकबाल करता हूँ। इन फेमस एंड मर्डर कफील खान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। एक्चुअली आपका तारुफ तो होना चाहिए कि आप बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अभी भी मुझे इन फेमस का जो तमगा है वो दिया गया है। वो तो शुरू यहीं से करता हूँ मैं कि जाहिर है कि उस ज़माने में जब गोरखपुर का ये वाक़या हुआ, जहां आप जा रहे हैं अपने ख्यालों की दुनिया में, तो बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। तो जेल का तजुर्बा कैसा रहा? 3 बार जेल गया हूँ। वो एक इंसिडेंट नहीं था। 2017 की जो इंसिडेंट था उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत से इंसिडेंट हो गए। हर 1-2 साल बाद शायद अल्लाह आजमाइश लेता है और अल्लाह ही बाहर निकालता भी है। मैं बता दूँ, 3 बार जेल गया हूँ और 500 दिन 500 डेज़ जेल में रहा। तीनों बार के एक्सपीरियंस अलग अलग रहे हैं। बस इतना समझ लिए कि बस दुआ करूँगा कि किसी को ना जेल जाना पड़े। आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली सफ़र करती है जो बाहर आपके लिए दौड़ते हैं। दुनिया चाहे सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ें उठा लेती है, लेकिन आपकी ही अम्मी जान को और आपकी ही वाइफ को पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिस दिन मैं गिरफ़्तार हुआ था पहली बार, मुझे याद है कि 3 सितंबर 2018, नॉट 17, बकरीद का दिन था। अम्मी जान और भाई मेरे हज पे गए हुए थे और मेरे घर में मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ थी और मेरी छोटी बच्ची थी 10-11 महीने की। मेरे ही रिश्तेदार नहीं आए कि आपके घर समिया बनी, कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। मेरे ही पड़ोसी पूछने, मतलब मेरे घर में उस दिन बकरीद के दिन खाना नहीं बना, लेकिन कोई भी पूछने नहीं आया। हम अछूत हो गए। आज ये हालत हो गई है कि जिस शहर गोरखपुर में मैं पैदा हुआ, आज वहाँ ही मैं अजनबी की तरह जाता हूँ और लोग मिलने से और बात करने से डरते हैं। अभी भी ऐसा है? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए उस बात को। मीडिया ने जिस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे किया, वॉज इट एक्यूरेट और यू थिंक कि देयर वॉज सम कंफ्यूजन? मीडिया दोनों पॉजिटिव थिंग है। असल में मीडिया ने ही मुझे हीरो बनाया 2 दिन तक। फरिश्ता और मददगार सब कुछ बना दिया 2 दिन तक। और 2 दिन बाद उसने मुझे 70 बच्चों का हत्यारा भी करार दिया।
और फिर 9 महीने बाद मेरे लिए आवाज़ भी उठाई। जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो मीडिया ने भी आवाज़ उठाई। तो देखिए, जो मीडिया का स्टार्टिंग था, आज तो मैं ये मानता हूँ कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को छोड़ दीजिए, टीवी मीडिया पे मुझे पूरा यकीन नहीं है। हालांकि मैं हर बार ये कहता हूँ कि हर सिस्टम में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं, तभी सिस्टम चल रहा है। मैं किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? वो उस पे आएंगे। आपको इस किताब का एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये टैंक है, ये 300 फीट लंबा टैंक है जो सीमेंटेड है, स्टील का बना हुआ, और इसमें करीब 50,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है। अब एक रजत शर्मा साहब हैं, आपकी अदालत चलाते हैं, उन्होंने कहा मैं इसको चुरा के अपनी क्लिनिक ले जाता था रात में और सुबह वापस लेके आ जाता था। अब आप ये देखिए, मैं एक सुपरमैन था जो 300 फीट जो है उसको चुरा के अपनी क्लिनिक ले आता, और लोगों ने यकीन किया, लोगों ने इस बात को यकीन किया, और यकीन अभी भी करते हैं बहुत से। तो मीडिया का था कि कोई आया नहीं दिल्ली और मुंबई से, ना रजत शर्मा आए, ना अर्नब गोस्वामी आए कि आप गोरखपुर में ये डॉक्टर कफील है कौन। मैंने देखिए अपना एक लेटर लगाया हुआ है, 8 अगस्त 2016 को ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया है, 10 अगस्त 2017 को ये इंसिडेंट हुआ है। जब आप उत्तर प्रदेश या पब्लिक कमीशन से, चाहे IAS ऑफिसर हो, हम भी गेस्टेड 1 ऑफिसर थे, कोई भी ऑफिसर जो होते हैं उनके 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर हो ही नहीं सकता। अब आप ये देखिएगा कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये उस वक्त के, अब JP नड्डा साहब, अब ये BJP के हेल्थ मिनिस्टर वो थे उस वक्त, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैं सुपरिटेंडेंट था मिडिल कॉलेज का, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मैं वाइस प्रिंसिपल था। तो एक ही आदमी सब काम करता था। तो कहाँ लिखी आप, यानी जेल से निकलने के बाद? जी, जेल से निकलने के बाद मैंने जेल में मैंने हर रोज़ 1 आध पन्ने लिखे, और शायद उसी का वो नतीजा था कि मैं दस्तावेज़ क्लियर कर सका। मैंने इंग्लिश में लिखी है, और इंडिया में कोई पब्लिशर कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था, तो ब्रिटिश पब्लिशर पैन मैकमिलन ने उसको पब्लिश किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये फरोश मीडिया का मैं एहसान मानूंगा, क्योंकि कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि उर्दू, क्योंकि मैं चाहता था अपनी लफ्ज़ में भी, उर्दू हिंदी में भी बुक हो। तो फरोश मीडिया ने जो है इसको उर्दू व हिंदी में किया, और मैं आई एम प्राउड कि आज इंडिया की 10 लैंग्वेजेस में, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, बंगाली, असमीज़, तमिल, 10 लैंग्वेजेस में लोग पढ़ रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में एक कोई बात बताइए कि क्यों नेशनल लेवल पे हर फर्द को, हर शख्स को जो अमन पसंद है उसको ये किताब पढ़ना चाहिए? देखिए, किताब आप पढ़ेंगे तो मैंने इस किताब को अपनी बारे में नहीं लिखा है। जो 63 बच्चे मरे थे और जो 18 एडल्ट, यानी 81 फैमिलीज़ जो उस रात उन्होंने अपने लोगों को खो दिया, उसका दस्तावेज़ है। और ये दस्तावेज़ ये भी है कि कैसे सिस्टम में करप्शन किस तरह से अंदर तक घुसा हुआ है कि 68 लाख रुपए के चक्कर में 68 लोग मर जाते हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये बुक ये भी दस्तावेज़ है कि एक चीफ मिनिस्टर एक पावर में ये इतना अंधा हो जाता है कि वो एक सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई एक आदमी अगर अच्छा भी काम किए रहे, चाहे डॉक्टर भी हो, अच्छी फैमिली से हो, उसको भी वो निचोड़ सकता है। अब आप आइए मौजूदा हालात पे जो देश में हो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि अगर आप अपने आप को भारतीय कहते हो, इंडियन कहते हो, हिंदुस्तानी कहते हो,
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा खुद अपना कल्चर ये सिखाता है कि कभी भी जुल्म अगर हो रहा हो तो आप आंख नहीं बंद करना चाहिए। एक स्लैंग है ना कि कहते हैं कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला होता है। तो अगर आपके सामने अगर जुल्म हो रहा हो तो आप भी गुनाहगार हो, तो आपको तो बोलना ही बोलना है। हदीस से एक है कि किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होती है। नो, एवरीबडी कांट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, so somebody has to speak. So people were saying कि you can't fight the chief minister, you can't fight the राजा। राजा से कोई लड़ नहीं सकता है, हालांकि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बोलते नहीं है तो लिख दिया। डॉक्टर होने की हैसियत से कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि पेशेंट केयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में क्या चीज़ है जो बहुत बेहतर की जा सकती है, बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो गांव के लोगों का सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है। कि अभी हम लोगों ने कहाँ कैंप लगाया था? ओराई में कहाँ पे? अब आप सोचिए, वहाँ जिस गांव में कैंप लगा था उस दिन, वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर जाने पे आपको दवा की दुकान थी, कुछ मिल सकता था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव के पहला कांटेक्ट होता है, उसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं। किसी भी पूरे ऑल ओवर दुनिया चले जाइए, दैट इज अ बैकबोन ऑफ आवर हेल्थ सिस्टम। एंड द ट्रुथ इज दैट इफ यू कंपेयर यूपी, बिहार एंड कंपेयर this North India to South India, there is a vast difference. In South India, the taluk level, the primary health center is so strengthened that they will treat your primary disease, and if they can't, they will refer to the nearest medical college or the secondary care. What happened here? आप अपने आप यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, आप यहाँ से 20 किलोमीटर जाइए, किसी को डिलीवरी होनी है रात में, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, किसी को इमरजेंसी आ जाए, किसी बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, कोई तेज बुखार हो जाए, कहाँ जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो बंद रहेगा? इस 10 बजे रात में खुला रहेगा? नहीं खुला रहेगा। 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं रहता। असलियत में बता दूं, कोई डॉक्टर नहीं रहता है, नर्सेज या फार्मासिस्ट उसको चला रहे होते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसको कहा जाएगा कि भाई आप तुम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ। वो भाग के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहा जाएगा कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, आप श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वहाँ पे सुविधा है। आप जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पे भीड़ रहेगी, जहाँ पे आपको एक बेड के लिए तरसना पड़ेगा, और रात में जूनियर डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहेगा। तो सच्चाई ये है कि अगर आपको हेल्थ सिस्टम को रियली सही करना है तो आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आपका हेल्थ बजट, जो इंडिया का हेल्थ बजट है, वो 1.5% जो है जीडीपी का हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पोस्ट कोविड 6 to 8% खर्च कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में ये प्लेज किया था कि बाई 2025 हम इसको बढ़ा के 3% कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि 2025 आने वाला है, हम उसके करीब हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना है, हमने एक हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चलाया है, जिसमें हमारा ये मानना है कि स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ होता है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मेरा ये मानना है जब तक 5% ऑफ जीडीपी हम हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च नहीं करेंगे, हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा और स्पेंड करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, आपके पर्सनल स्ट्रगल्स ने कैसे आपको अल्लाह ताला के करीब किया? नहीं, अल्लाह ताला के करीब तो हम थे ही भाई, बचपन से ही हमें जो है ये सिखाया गया था कि अमाल सही होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि आप जब आप बुक भी पढ़िएगा, तो जब मैं उस रात भी बाहर निकला था तो मेरे मुंह से सबसे पहले ये निकला था, अल्लाह रहम करे। तो
करीब मेरे ख्याल से मैं था, लेकिन हाँ यकीन और ज़्यादा से ज़्यादा होता गया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आए कि मुझे लगता है कि कुछ मिराकल हुआ है, मतलब जादू हुआ, जिसको मेरा अपनी डॉक्टर होके मेरी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जैसे बता दूं कि जब मुझे मुंबई एयरपोर्ट से इन्होंने पकड़ा था और अलीगढ़ एयरपोर्ट लाने में मुझे मुंबई एयरपोर्ट से उन्होंने 29 जनवरी को पकड़ा, STF जो स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की होती है, और अलीगढ़ लाने में उन्होंने 2 तारीख, यानी कि आप 29, 30, 1, 2, 4 दिन तक इन्होंने मुझे मतलब मुंबई से लेके अलीगढ़ के बीच में जितने भी इनके अपने अड्डे होंगे, जिसको मैं अड्डा बोलता हूँ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, मुझे तो याद भी नहीं, और अंधेरी बिल्डिंगें होती थी, और वो STF के लोग नहीं रहते थे। मुझे लगता है कि इनके अपने जो भी हों, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में नफ़रत देखा था। नंगा करके मारते थे, मतलब ये चमड़ी तक उधार दी थी, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और इतना मारा था कि मैं अपनी मार भूल के भूख, मतलब लाइफ में पहली बार ये लगा कि भूख ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी चीज़ से। तो जब मैं जेल पहुंचा तो मुझे आज भी याद है कि मैं जेलर के पैर पकड़ के रो रहा था कि मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो। तो जेलर साहब ने कहा कि जब तुम चुप रहोगे तब तुम्हें दिया जाएगा। हालांकि वो उस वक्त हालत ऐसी हो गई थी, वो मुझसे कुछ भी लिखवा सकते थे, मैं लिखने को भी तैयार था, एक गिलास पानी के लिए भी। तो जब मुझे जेल में उन्होंने खाना पानी देने के बजाय एक तन्हाई होती है, तन्हाई समझते हैं, अगर जेल गए होंगे तो समझेंगे। तो उस तन्हाई में, तन्हाई छोटी सी जगह होती है जिसमें आपको वहीं पे टॉयलेट करना है, वहीं पे सोना है, वहीं पे रहना है। तो मैं चिल्लाता था, कोई है, कोई है, कोई खाना दे दो, कोई पानी दे दो, चिल्लाता था, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता था और फिर चिल्लाता था। मतलब पेशाब करने भी जाता हूँ तो बूंद बूंद, अब मुझे पता है कि अगर 72 घंटे तक अगर पानी आपको ना दिया जाए तो आपकी किडनी फेल हो जाती है। मैं घास मैंने खाई, मैंने अपनी शर्ट के चबा गया, मुझे हवा में चिकन बर्गर मटन दिखने लगा। मतलब मुझे याद है कि 4 या 5 तारीख को मेरा भाई जो है जब कोर्ट से ऑर्डर लेके आया तब उन्होंने मुझे खाना पानी दिया था, तो मैं ज़िंदा बच गया 5 दिन भूखा प्यासा रहने के बावजूद भी। तो ये एक मिराकल है। मेरे साथ बहुत से लोग, आप यहीं से सरजील इमाम को उठा के लेके गए हैं ना, उमर खालिद हैं, बहुत से लोग हैं जो जेल में 5-5 साल हो गए, आज 1500 दिन हो गए उमर खालिद साहब को। मुझे NSA लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और वो भी 3 बार लगाया योगी गवर्नमेंट ने। और आप अगर उस जस्टिस गोविंद माथुर के ऑर्डर को पढ़िएगा, 46 पन्नों का ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग नहीं लगाया डॉक्टर कफील के ऊपर NSA लगाने में। डॉक्टर कफील की स्पीच जो है दैट इज वाज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, और उन्होंने मेरा NSA, ना सिर्फ NSA क्वेश किया, उन्होंने तीनों एक्सटेंशन जो था उसको इलीगल करार दिया। तो अब आप ये समझिए कि मेरे से बहुत से लोग जेल गए, 10-10 साल जेल रहे, और बहुत से लोगों को मार भी दिया गया, किसी को पता भी नहीं है। और मैं तो उस वक्त बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह की कुछ रहमत हो। बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ I have myself got very much emotional during the interview, and I have never given chance this much to speak anyone when I have interviewed anyone. जब भी मैं इंटरव्यू किया हूँ तो इतना ज़्यादा मैं सुना नहीं हूँ, मैं खुद बेचैन हो गया हूँ कुछ बोलने, लेकिन ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ है। ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। इससे पहले मैं ETV भारत में था, वहाँ भी बहुत लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला। अभी मैं हज़रत अमीर शरीयत की तरबियत में हूँ और माशाअल्लाह फ़िक्र नज़र के ज़ेर एहतमाम मुझको खुल के काम करने का मौका मिल रहा है। ये भी मेरे लिए अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क के दस्तूर में और आइन में भाईचारा और रवादारी का बार बार जिक्र है, लेकिन मैंने इतनी देर आपको इसलिए सुनाया कि ताकि हम सबों को ये अंदाज़ा लगाने का मौका मिल सके, हम सब ये इवैल्यूएट कर सकें कि क्या
ये भाईचारा और रवादारी ये जिंदा है। इंटरव्यू कंक्लूड करने से पहले मैं डॉक्टर साहब के लिए एक शेर ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ कि उन्हीं कलियों को हक है लज्जते लुत्फ़े बहारा का, उन्हीं कलियों को हक है लज्जते लुत्फ़े बहारा का, जो कलियाँ इब्तिदाए उम्र से कांटों में पलती हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, मुजफ्फरपुर, बिहार।